प्रशांत सर, एफआईआर पे ज्ञान फडणवीस ने दे दिया, उधर डील रद्द हो गई। अब डील रद्द हो गई, मामला खत्म, घोटाला खत्म, अब क्या बचा इसमें? देखिए, पहले तो अपना मेन मुद्दे पे ही बात कर लेते, जो आपने सवाल पूछा कि अब क्या उसमें बचा है। लेकिन हमारे विवेक भाई ने बहुत ही क्लियरली बता दिया। एक्चुअली ये बीजेपी से एक ट्रैप है अजीत पवार के ऊपर। देखिए, बीजेपी का बेसिक नेचर ऐसा रहा है कि वो कभी भी छोटे भाई के तौर पे कहीं बैठना चाहता नहीं है। इसके थोड़े हिस्ट्री में भी अपने को जाना पड़ेगा कि महाराष्ट्र में खुद देवेंद्र फडणवीस अंदरूनी अंदरूनी चिंता में होते हैं कि इस बार हमारी सरकार बनने जा रही नहीं है। 2025-24 का जो इलेक्शन विधानसभा चुनाव था, उसमें एनडीए को बहुमत मिले ऐसा कोई माहौल नहीं था। वो माहौल में लाने के लिए वोट चोरी करनी पड़ेगी, 50 लाख वोटर्स जो है वो काटने पड़ेंगे। तो वहां उस लेवल से तय हो गया था कि आने वाले 2 साल में क्या करना है। तो पहले तो पूर्ण बहुमत ले आई। देखिए, अब आज की तारीख में बीजेपी को किसी की जरूरत नहीं है, पर वो फंसी हुई हड्डी थी, तो अजीत पवार को और एकनाथ शिंदे को साथ में रख के डिप्टी सीएम बनाया है। अब इसको कैसे दरकिनार किया जाए, कैसे बाहर निकाला जाए, तो एक ट्रैप डाला है। वरना क्या ये पूरी सिस्टम अपने आप में क्या मूर्ख है क्या कि 300 करोड़ में देना, तहसीलदार का मिलना, फिर 1% वाले का एफआईआर करना। ये बीजेपी का बहुत बढ़िया स्टाइल है। हमारे यहाँ गुजरात में भी पंचायत मंत्री के बेटे के ऊपर सेम चीज का ऐसा घोटाले का आरोप लगा था, और पंचायत मंत्री को साइलेंट किया गया, उनसे इस्तीफा नहीं लिया गया एज ए मंत्री। इस्तीफा लिया गया, 6 महीने वो साइलेंट रहे और उनको बोला गया कि आपको प्रीमाइसिस में पैर नहीं रखना है। फिर वो 6 महीने नहीं आए और 3 महीने बाद रीसफल किया पूरा मंत्रिमंडल, उसमें वो नहीं है, उनको बाहर किया। सो ठीक इसी तरह 1-2 महीने में अभी देखते हैं एकनाथ शिंदे का कैसे ये लोग सॉल्यूशन लाते हैं। बट ये अजीत पवार और उनकी जो पार्टी है उनको कैसे बाहर निकाला जाए, बीजेपी कैसे रूलिंग में बैठी जाए। रूलिंग में ही है, बट हमको किसी को जवाब नहीं देना है। तो 2-3 महीने के अंदर भी महाराष्ट्र में मंत्रिमंडल का रीसफल होगा। वैसे भी 2 साल होने को आएगा, दो ये आफ्टर मार्च, ये जनवरी 2026, फरवरी 2026, तब तक ये केस को थोड़ा इलोंगेट किया जाएगा, थोड़ा केस को शांत किया जाएगा, मीडिया में शांत करेंगे, पॉजिटिव कैसे लिया जाएगा। 2-3 महीने बाद मंत्रिमंडल का रीसफल होगा, जिसमें डेप्यूटी सीएम महाराष्ट्र में कोई नहीं होगा, एकनाथ शिंदे भी डेप्यूटी सीएम वहां पर नहीं होंगे, और अजीत पवार डेफिनेटली नहीं होंगे। सो आज से अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी उन्होंने कुछ किया है, उनके कंटेंट हमारे पास अभी तक मेरे पास नहीं आए हैं, बट वो आज से 2-3 दिन बाद बोला जाएगा कि दादा, अजीत दादा आप बाहर रहो, अभी आप प्रीमाइसिस में मत आओ, आपसे इस्तीफा नहीं लेंगे, लेकिन उनका पावर पूरा छीन लिया जाएगा और पावर हो जाएगा देवेंद्र फडणवीस के पास। ऐसे वो सरकार चलाएंगे 2-3 महीने बाद रीसफल, जिसमें इनकी पार्टी के नेता को कुछ मतलब छोटा मोटा मंत्रालय दिया जाएगा। इस जीरो टॉलरेंस जो है हमारे पूरे देश में एक ही जगह पर है, हिंदुत्व वाले मुद्दे पे, कि सामने कोई भी मुस्लिम कैटेगरी वाला मैटर हो, वहां जीरो टॉलरेंस, वहां बुलडोजर भी चलेगा, सब कुछ होगा। बाकी जहां जहां बीजेपी ड्रिवन स्टेट है वहां पर जीरो टॉलरेंस मतलब एक ही चीज पे है कि जीरो टॉलरेंस, हम ये सब जीरोली देखेंगे, जो चलता है चलने दो, वो लेवल का टॉलरेंस है। बाकी भ्रष्टाचार से पूरी सिस्टम मतलब एकदम खतबदा गई है, कोई भी लेवल पे कोई कंट्रोल नहीं है। देवेंद्र फडणवीस इतने इंटेलिजेंट है, ही इज नेक्स्ट टू पीएम ऑलमोस्ट। और अगर कल नरेंद्र मोदी पीएम नहीं होते हैं तो इस देश का प्रधानमंत्री देवेंद्र फडणवीस होगा, वो लिख के ले लो। वो आरएसएस की भी पसंद है, वो इंटेलिजेंट भी है, और पूरा आरएसएस इनके फेवर में चलेगा। तो वो लेवल का बंदा जब आके सिखाता है तो उनको पढ़ाया गया है क्या बोलना है। तो ये जनता को मूर्ख समझ के या अपना मतलब बचाव करने के लिए नहीं आए हैं, वो सिर्फ और सिर्फ एक एज अ प्रोटोकॉल उनको बोलना चाहिए, इसलिए आके बोल गए कि एफआईआर कैसी होती है समझ लो, ये नहीं किया। 2 दिन 3 दिन बाद आप देख लेना, अजीत दादा पवार को बोला जाएगा कि आपको आना नहीं है, मीडिया के समक्ष नहीं आना है, अभी आप बाहर निकल जाओ, पावरलेस बना देंगे। और सेम ट्रैप, एकनाथ शिंदे हो सकता है स्मार्ट हो सकते हैं, क्योंकि ये ट्रैप में पार्थ पवार फंस गए। वो लेवल की मूर्खता इनमें और अजीत पवार में कैसे आ गई, उनको पता होना चाहिए कि आजकल हमारे ऊपर इतनी वॉच है और हमें दरकिनार करने का इतना ट्राई किया जाता है, तो ऐसे में नहीं पढ़ना चाहिए। फिर भी वो पढ़े, मतलब क्लियर कट ट्रैप है। बाकी तो ये सब अगर आपके सामने 72,000 करोड़ या 1,200 करोड़ से लेके 62,000 करोड़ तक का भ्रष्टाचार आपके सामने आता है देवेंद्र फडणवीस के सामने, और ये नहीं आए, कैसे मुश्किल मतलब मुमकिन है। तो ये बहुत ही क्लियर कट
जो सोचा समझा प्लान्ड स्क्रिप्टेड गेम से जा रहा है। इससे बाहर किसी को भी, छोटे बच्चे को भी महाराष्ट्र में पूछोगे, देखिए आज की तारीख में महाराष्ट्र में उनको किसी की भी जरूरत नहीं है गठबंधन की। बीजेपी क्लियर कट मेजोरिटी में है, मतलब बहुत छोटा मोटा गैप है 5-7 एमएलए का, वो तो वैसे भी इंडिपेंडेंट उनके पास है। तो ये सबको कैसे बाहर किया जाए, और वो वहां उस तरफ उद्धव ठाकरे भी कुछ नहीं कर सकते। और शरद पवार जिनके ऊपर लोग चाणक्य बोलते हैं, भीष्म बोलते हैं, वो एक ऐसा लोटा है कि जो कहीं भी कोई खेमे में, और क्या लगता है अजीत पवार इस तरफ आ गए तो उनको पता नहीं होगा, ये पॉसिबल है? शरद पवार एक ऐसे चाणक्य है कि वो नरेंद्र मोदी के साथ बैठ के ये सब स्ट्रेटेजी बना के फिर यहाँ पर आके उद्धव के साथ बैठते होंगे और फिर पूरी गेम खेलते होंगे वो लेवल के। वरना उनको एक आंच तक ना आए, ये पूरा गेम खेला जाए, तब तक उनको पता ना हो कि अजीत पवार रात को 25 विधायक लेके निकल गए। ये सब उनकी सूझबूझ के अंदर है, उनके कॉन्फिडेंस में है। तो एनसीपी अजीत पवार की पार्टी को धीरे दरकिनार करके उनके एमएलए हो सकता है खरीद लो और बीजेपी में डाल दो, या उनको बोला जाए कि भी आप भी यहाँ से रिजाइन। तो ये पूरा एक बीजेपी का स्क्रिप्टेड गेम है, इससे अलावा और कोई, मतलब अपने को मगज दौड़ाने की जरूरत ही नहीं है। दो महीने 3 महीने में ये पूरा मामला बाहर आएगा, तब हम सबको क्लियर हो जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी। प्रशांत सर, ये अजीत पवार का जो बयान है वो ये कह रहे हैं कि भाई हमारे बेटे को पार्थ को जानकारी नहीं थी सरकारी, ये जमीन सरकारी होने की। एक इतनी बड़ी लैंड की डील होती है, एक कंपनी उस डील को कर रही होती है, और क्या उस जमीन का आगा पीछा उसको पता नहीं होगा? कितना भरोसा किया जाए अजीत पवार पे? ये बनने बुलाने वाली बात है, बनाने वाली बात है। वो जनता को मूर्ख बना रहे हैं, और अभी इमीडिएटली कुछ तो बोलना पड़ेगा। सर वो छोड़ो, आप बोल रहे हो कि उसके बेटे को पता नहीं था, लेकिन जब आप कोई डील कर रहे हो और उसके कागजात जब सरकारी दफ्तर में जाते हैं, तो क्या वहां से कोई रिस्पॉन्स रिप्लाई मिला ही नहीं होगा इनको? और ऐसे ही सब मतलब ब्लैंक चला गया, सब डार्क में गया, क्या रात के अंधेरे में काम किया गया है? ये सब हम तो जानते हैं कि पॉलिटिकल गेम्स होती है, बनने बनाने वाली बात है, और अभी कुछ ना कुछ तो बोलना चाहिए। देखिए एक 2-3 चीज बहुत कॉमन है, कुछ भी होता है बेबुनियाद हमारे पर आक्षेप लगा हुआ है, आरोप झूठा है, विपक्ष की चाल है, ये 4-5 स्टेटमेंट जो है ये बाइबल है पॉलिटिक्स की, कि जब हमारे ऊपर लांछन या कुछ भी छींटे उड़ते हैं तो ऐसे बोलना है, ये बहुत कॉमन है और वही सब लोग करते हैं। आप कल उठ के हमारे में से कोई होगा तो हम भी यही बोलेंगे, क्योंकि ये कॉमन डायलॉग हो जाता है। तो ये छोड़ो, आप जो एक चिंता जताते हो कि इसका प्रभाव बिहार में कितना पड़ेगा, अरे सर बिहार छोड़ो, अगर कल महाराष्ट्र का विधानसभा का चुनाव होता है ना, तो भी इसका 1% भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि जनता की आंख के ऊपर हिंदुत्व की पट्टी बंधी हुई है, और काफी सारी और भी पट्टी बंधी हुई है। कल महाराष्ट्र का चुनाव होता है तो बीजेपी अकेले लड़ेगी और पूर्ण बहुमत के साथ अपनी सरकार बनाएगी। और अगले, मतलब मैं वही बोला, कल हो या 2029 में हो, बीजेपी अगली बार 288 पे लड़ेगी। अभी थोड़े टाइम के लिए आप मुझे बीजेपी का प्रवक्ता समझ लो, अब मैं भी कुछ नहीं, वैसा मान लो, हम 228 पे लड़े 88 पे लड़ेंगे, पूर्ण बहुमत के साथ आएगी, क्योंकि महाराष्ट्र की जनता ने ये विकास को एक्सेप्ट कर लिया है। और से अभी तक जो हो रहा था वो विपक्ष की चाल थी, ये थी वो थी करके वो लोग लड़ेंगे, पूर्ण बहुमत के साथ आने का ट्राई करेंगे, और उसके लिए जो करना पड़ेगा, जो हद तक जाना पड़ेगा, जाने के लिए वो उनके पास पूरी मशीनरी है। तो कुछ नहीं हो सकता यहाँ पर, ऐसा ही चलता रहेगा, गरीब और गरीब, अमीर और अमीर। और महाराष्ट्र में तो जिस तरीके से साहब ने 14 करोड़ बोला, सर 1400 से लेके 14,000 करोड़ तक का पाइपलाइन में है, क्योंकि ये सब चीजों से विधायक खरीदने हैं, सब पार्टी चलानी है, 5 स्टार बनानी है, और भी बड़ा व्याप करना है, तो चलता रहता है ये सब मुद्दे। मतलब पता नहीं चुनाव में कोई चीज का फर्क नहीं पड़ता है किसी को भी। बिल्कुल बिल्कुल।